अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। होप दैट कि आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। सो व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म की। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के थेराप्यूटिक्स इंटरवेंशन के बारे में। हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिटिकल थेरेपी की बात करें तो फ्रॉइड ने लेट 18th में अभी थेराप्यूटिक टेक्निक्स को डेवलप करना स्टार्ट किया था। देन इसके बाद 1885 में फ्रॉइड ने जीन मार्टिन शार्कोट के साथ मिलकर जो है पेरिस में काम शुरू किया, फिर उस पर स्टडी भी की। शार्कोट था, उसने एक वुमेन जो कि हिस्टीरिया से सफ़र कर रही थी उस पर हिप्नोसिस का मेथड यूज़ किया था उसे ट्रीट करने के लिए। अब हिप्नोसिस का मेथड वो ये होता है कि एक पर्सन को हिप्नोटाइज़ किया जाता है, उससे थोड़ा बेहोशी की हालत में लेकर जाया जाता है और उसकी अनकॉन्शियस में छुपी हर बात को कॉन्शियस में लाकर उसे सॉल्व आउट किया जाता है। तो इसलिए उसने हिस्टीरिया की पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हिप्नोसिस को यूज़ किया था, ताकि हिस्टीरिया के पीछे जो भी रीजंस है उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाकर सॉल्व किया जा सके। अब जो हिस्टीरिया है ये एक ऐसे इलनेस है जिसके सिम्टम्स में एक नर्वसनेस, हेलुसिनेशन और पार्शियल पैरालिसिस इंक्लूड है। पार्शियल पैरालिसिस मतलब पार्शियल इनकम्प्लीट होता है और पैरालिसिस फॉलेज होता है, ऐसा इनकम्प्लीट फॉलेज जिसमें हम अपने मसल्स में कहीं ना कहीं कुछ हरकत ज़रूर फील करते हैं और हम उस पर काबू भी पा सकते हैं। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट पैरालिसिस होता है, एक कंप्लीट पैरालाइज नहीं होता। ठीक है, और हेलुसिनेशन ये हमारे कुछ अपने डिल्यूजन, हमारे इल्यूजन्स होते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, लेकिन वो असल में नहीं होती, बस वो हमारा अपना डिल्यूजन, हमारा एक इल्यूजन होता है। और नर्वसनेस, हम जब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। देन इसके बाद फ्रॉइड ने ट्रीटमेंट में हिप्नोटिज़म के मेथड पर रिसर्च को कंटिन्यू किया, लेकिन फिर बाद में फ्रॉइड का जो काम था और जिसकी फ्रेंडशिप थी अपने कॉलीग जोसेफ के साथ, ये इससे एक मोस्ट फेमस थेरेपेटिक टेक्निक की तरफ, बाद में उसकी डेवलपमेंट की तरफ लेकर चले गए। फिर जोसेफ ने एक यंग वुमेन के ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब किया जिससे केस हिस्ट्री में एना ओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एना ओ जो थी वो एक हिस्टीरिया से सफ़र कर रही थी। उसके जो हिस्टीरिया के सिम्टम्स थे वो सिर्फ उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के जो उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में बात करने से ही ख़त्म हो गए थे। इस तरह से फिर फ्रॉइड ने और जोसेफ ने मिलकर कोलैबोरेट किया एक बुक पर जिसका नाम था स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया। फिर इसके बाद फ्रॉइड ने अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया टॉकिंग थेरेपी को यूज़ करते हुए, क्योंकि टॉकिंग थेरेपी से जिस तरह एना ओ के सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे, फिर उसे फ्रॉइड ने स्टडी करना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, उसे डेवलप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद जो ये अप्रोच थी वो प्रपोज करती है कि सिंपल टॉकिंग के सिंपल ही जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस को रिलीव कर देती है, कि हमारे सिर्फ बात करने से जो हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देन इसके बाद फ्रॉइड की डिफरेंट साइको एनालिटिकल थेरेपी डेवलप होना स्टार्ट हुई। साइको एनालिटिक थेरेपी की बात करें तो इसमें अब एक थेरेपिस्ट जो है वो अपने पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए एक काउच पर लिटा देता है। देन उसके बाद थेरेपिस्ट जो है अपने पेशेंट के साइड पर या उसके पीछे जाके बैठ जाता है, ताकि जब पेशेंट अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा हो तो उसका फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो और वो डिस्टर्ब ना हो अपनी स्टोरी को डिफ़ाइन करते वक्त। देन फिर जब पेशेंट अपनी या अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ की बारे में जब वो डिफ़ाइन कर रहा होता है तो थेरेपिस्ट उससे नोट डाउन करता जाता है या उसे रिकॉर्ड कर लेता है एक रिकॉर्डर में। ठीक है, अब जो साइको एनालिटिक थेरेपी का एम है वो ये कि जब एक थेरेपिस्ट अपने पेशेंट की स्टोरी को सुन लेता है, देन उसके बाद जो उस पेशेंट के रिप्रेस्ड थॉट्स, फीलिंग, डिज़ायर्स, इमोशन और जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें रिलीव करता है, उन्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेकर आता है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद। और अब साइको एनालिटिक थेरेपी में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है और इन सब टेक्निक्स को यूज़ करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि जो एक क्लाइंट है वो एक फोस्टर इंसाइट और एक अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सके अपने बिहेवियर में।
अब हम लोग बात करते हैं उन थेराप्यूटिक टेक्निक्स की जो कि साइको एनालिटिकल थेरेपी में यूज़ होती है, और ये 4 मेजर थेराप्यूटिक टेक्निक्स है, जिसमें नंबर 1 फ्री एसोसिएशन, सेकंड वन ड्रीम एनालिसिस, थर्ड वन रेसिस्टेंस एंड फोर्थ वन इज़ ट्रांसफेरेंस। सबसे पहले बात करें फ्री एसोसिएशन टेक्निक की, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक थेरापिस्ट या साइकोथेरापिस्ट जो है सिंपली अपने क्लाइंट से एक क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ अपने क्लाइंट को इनकरेज भी करता है कि वो अब उसके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है उसे सेंसरिंग किए बिना, उसे चेंज किए बिना या उसे कट किए बिना सब कुछ फ्रीली डिफ़ाइन करे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो क्लाइंट का टास्क होता है वो ये होता है कि उसे वर्बलाइज करनी होती है वो सारी थॉट्स जो कि उसके माइंड में आ रही होती है। ठीक है, यानी वो जैसी भी हो, वो नॉन सेंशियल हो या इनअप्रोप्रिएट हो, इलॉजिकल, अनइम्पॉर्टेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस क्लाइंट को वो सब चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती है जो जो उसके माइंड में आ रहा होता है। इसके अलावा फ्री एसोसिएशन एक बेसिक टूल है जिसे हमारी अनकॉन्शियस के डोर को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि हमारी जितनी भी अनकॉन्शियस विशेस, कन्फ्लिक्ट, हमारी मोटिवेशन, फैंटेसीज़ होती है, उन सब को कॉन्शियस में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद जब ये सारी अनकॉन्शियस मटेरियल हमारे कॉन्शियस में एंटर हो जाते हैं तो एक थेरेपिस्ट इन्हें इंटरप्रेट कर लेता है। मतलब कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को फिर एक्सप्लेन करता है, डिफ़ाइन करता है और उससे सॉल्व आउट करता है। अब यहाँ पर हमारे लिए फ्री एसोसिएशन और वर्ड एसोसिएशन के डिफरेंस को भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक वर्ड एसोसिएशन टेक्निक है वो कॉरल यंग के साथ एसोसिएट करती है, वो कॉरल यंग के साथ लिंक करती है, जबकि जो फ्री एसोसिएशन है वो सिगमंड फ्रॉइड के साथ लिंक करती है। जैसे कि वर्ड एसोसिएशन के अंदर एक थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो 1 to 1 करके एक एक वर्ड अपने क्लाइंट के सामने बोलता जाता है जो उसकी लिस्ट में होते हैं। तो हर उस वर्ड को सुनने के बाद क्लाइंट के माइंड में जो कुछ भी आता है, जो फर्स्ट वर्ड उस क्लाइंट के माइंड में आता है, उसका उसे रिस्पॉन्ड करना होता है। जबकि जो फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन में थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं करता, कोई वर्ड प्रोवाइड नहीं करता। उसमें जो क्लाइंट के माइंड में जो कुछ भी आता जाता है वो सब कुछ डिफ़ाइन करता जाता है, फ्रीली डिफ़ाइन करता है उसे। ड्रीम एनालिसिस की बात करें तो फ्रॉइड ने ड्रीम को द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस मटेरियल कहा है। मतलब कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अब जो अनकॉन्शियस मटेरियल होते हैं उन तक पहुंचने का एक रॉयल रोड, एक रास्ता, एक ज़रिया होते हैं हमारे ड्रीम्स। अब फ्रॉइड ने कहा था कि जिस टाइम हम लोग सो रहे होते हैं तो जब पर्सन की एक डिफेंसेस होती है वो उस टाइम पे लो हो जाती है, मतलब वो उस टाइम पे उस तरह से वर्क नहीं कर रही होती जिस तरह से एक पर्सन जागते हुए कर रहा होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज़म्स में बताया था कि जो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं वो हमारी इड की डिमांड्स को, उसकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारी इड होती है वो अनकॉन्शियसली काम कर रही होती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो एक पर्सन के डिफेंसेस होते हैं वो सोते वक्त जो है कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, मतलब वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक पर्सन की रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है, उनके जो इमोशंस होते हैं वो उसके ड्रीम्स में अराइज होना शुरू हो जाते हैं, वो उसके ड्रीम्स में आना शुरू हो जाते हैं, उसको ड्रीम्स में सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये जो मटीरियल्स हमें ड्रीम्स में नज़र आता है ये एक पर्सन की अनकॉन्शियस नीड्स, विशेस और उसके फियर को शो करता है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ड्रीम 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मैनिफेस्ट ड्रीम, नंबर 2 लेटेंट ड्रीम्स। अब जो मैनिफेस्ट ड्रीम होते हैं वो एक्चुअल ड्रीम होते हैं, मतलब जो सब कुछ हम अपने ख्वाब में देख रहे होते हैं। अब जो लेटेंट ड्रीम होते हैं वो हमारे ख्वाब के पीछे एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, एक ट्रू मीनिंग होता है। मतलब कि ये हमारे मैनिफेस्ट ड्रीम की, मतलब हमारे ख्वाब की ताबीर होती है एक। अब फ्रॉइड ने इस चीज़ को थ्योराइज्ड किया कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो लेटेंट कंटेंट्स को मैनिफेस्ट कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि लेटेंट कंटेंट जो हमारे एक छुपे हुए, एक ट्रू हिडन मीनिंग्स होते हैं हमारे ड्रीम के, उन्हें हमारे एक्चुअल ड्रीम में ले जाता है। और इस प्रोसेस को ड्रीम वर्क कहते हैं, जिसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं हमारी विशेस और हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए।
जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि हमने ख्वाब में बुक देखी, चेयर देखी, स्नेक देखा या ट्री देखा, तो ये सिंबल्स होते हैं जो हमारी विशेस और हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फिर इसका जो रिज़ल्ट निकलता है कि जो हमारी अनकॉन्शियस विशेस फीलिंग्स होते हैं वो हमें एक डिस्टॉर्टेड, एक डिस्गस्ट फॉर्म में नज़र आते हैं। मतलब कि वो कम्प्लीटली एक कंप्लीट शेप में नज़र नहीं आते। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने ख्वाब देखा, उसका ना कोई सिर था ना कोई पैर था, मतलब शुरू कहीं से हुआ और पता नहीं इसमें क्या क्या चल रहा था और एंड कहीं पर हो गया। मतलब कि हम उसमें अपनी विशेस और हमारी अनकॉन्शियस विशेस और फीलिंग्स उसमें अपीयर हो रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक कंप्लीट वे में नहीं, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में वो अपीयर हो रहे होते हैं। अब जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं ताकि वो ड्रीम्स के पीछे छुपे हुए एक अनकॉन्शियस मीनिंग को अनकवर कर सके। यहाँ तक कि जो एक थेरेपिस्ट होता है वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के वक्त जो है अपने क्लाइंट को उसकी हेल्प के लिए भी पूछता है कि जो क्लाइंट ने अपने ड्रीम में डिफरेंट सिंबल्स देखे हैं उन सिंबल्स का क्या मीनिंग हो सकता है। तो इस पर थेरेपिस्ट अपनी एक पर्सनल मीनिंग देते हुए कि इस सिंबल्स के पीछे कौन सी अनकॉन्शियस फीलिंग्स, मेमोरीज, फियर, थॉट्स या डिज़ायर्स हो सकती है उसकी, जो कि उसको एक सिंबल्स के तौर पर उसके ड्रीम में नज़र आई है, इसको एक्सप्लेन करता है। फिर इस तरह से अपनी क्लाइंट की इस प्रॉब्लम को, इस ड्रीम को सॉल्व आउट करता है। रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है दी रिफ्यूज़ल टू समथिंग, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, उसकी मज़ाहमत करना। और ये थेराप्यूटिक टेक्निक में उस टाइम पर अकर होती है जब एक पेशेंट किसी भी सर्टन टॉपिक के बारे में अनविलिंगनेस शो करता है, नापसंदगी का इजहार करता है, या कह सकते हैं कि ऐसी पेनफुल फीलिंग और थॉट्स के बारे में वो बात नहीं करना चाहता, नापसंदगी का इजहार करता है, तो वो वहाँ पर उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को चेंज कर देता है या वो खामोश हो जाता है। इसी तरह से जब किसी भी सर्टन सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है तो एक थेरापिस्ट इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, उस टाइम को नोटिस कर रहा होता है जब एक पेशेंट जो है वो अपनी स्टोरी को डिस्कस करते वक्त या उस सर्टन सब्जेक्ट के बारे में बात करते वक्त रुकता है, वहाँ पर ब्लॉकिंग शो करता है। ठीक है। फिर थेरेपिस्ट और पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम को रिवील करने के लिए, उसे ज़ाहिर करने के लिए रेजिस्टेंस की कॉज को एवेलुएट करते हैं। ठीक है। फिर रेजिस्टेंस की कॉज का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उस पेशेंट ने रेजिस्टेंस शो की। फिर इस तरह से उस वजह को रिवील करके उसको सॉल्व आउट किया जाता है। फिर ट्रांसफरेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र कर देना, मुंतकिल कर देना किसी भी चीज़ को। अब साइको एनालिसिस में जो एक पेशेंट और एक क्लाइंट होता है वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को, वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स जो उसके पास्ट में किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ लिंक करती हो, ठीक है, उसे अपने थेरापिस्ट पर प्रोजेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब पेशेंट या क्लाइंट, उसके फादर की लुक जो है वो उसके थेरेपिस्ट जैसी है, तो वो उसके जो फादर के साथ अपनी फीलिंग्स होगी वो सेम फीलिंग्स को अपने थेरेपिस्ट पर प्रोजेक्ट कर देगा, अपने थेरेपिस्ट पर ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह से जब एक पेशेंट अपनी ट्रांसफरेंस को अंडरस्टैंड करता है तो वो अंडरस्टैंड करने की वजह से ही अपनी हिडन फीलिंग्स और मोटिव्स से अवेयर हो सकता है। दिस साइको एनालिटिक प्रोसेस, अब इसमें ये बताया गया है कि जो लोग साइको एनालिटिक थेरेपी ले रहे होते हैं या उससे गुजर रहे होते हैं वो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलते हैं और उन्हें एक बार हफ्ते में ज़रूर मिलना चाहिए। और ये जो थेरेपी है ये कई महीनों तक, कई हफ्तों तक, ठीक है, या कई सालों तक भी रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस क्लाइंट की मेंटल स्टेट पर, उसके मेंटल डिसऑर्डर पे कि वो कितना स्वेयर है या नहीं है। और इसके अलावा अब ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी के प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ की उम्मीद की जाती है कि जो लोग हैं, जो क्लाइंट है, वो इस एबल हो जाए, वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने अनकॉन्शियस फोर्सेस के बारे में एक इंसाइट, एक अवेयरनेस को गेन कर सके। मतलब कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि जो उनकी करंट मेंटल स्टेट है उसमें जो अनकॉन्शियस फोर्सेस काम कर रही है, मतलब जो उनकी मेंटल स्टेट पर इफ़ेक्ट कर रही है उनकी अनकॉन्शियस फोर्सेस, वो क्या है, वो कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में वो अवेयर हो सके, उसके बारे में एक इंसाइट को गेन कर सके।
जब एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट पर या पेशेंट पर साइकोएनालिटिक थेरेपी को अप्लाई करता है तो उसके कुछ बेसिक थेरापीटिक गोल्स भी होते हैं, जिसमें नंबर वन के जब हम किसी क्लाइंट को या पेशेंट को उसको उसकी थेरेपी कर रहे होते हैं तो हम उसकी हेल्प करते हैं कि वो अपने अनकॉन्शियस मटेरियल से ज़्यादा अवेयर हो सके। सेकंड वन कि हम उसे इस एबल कर देते हैं, उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ और अपने डिमांड्स को कोप कर सके, उससे बच सके, उससे निकल सके। ठीक है। एंड थर्ड वन कि हम क्लाइंट की ईगो की स्ट्रेंथनिंग पर जोर देते हैं, उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ पर हमारा साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट भी कंप्लीट होता है। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।